बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने पीपल्स पार्टी पर एक मरतबा फिर शदीद तनक़ीद की और कहा कि सेनेट में एक छोटे से ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लिए, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज मरियम नवाज़ साहिबा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PDM की बुनियाद मैंने रखी और मैं चाहता हूँ कि ये इत्तेहाद बनी रहे, नून लीग हौसला करे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। इस समय दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझे आपको डॉक्टर साहब, एक वाज़ेह तक़सीम बज़ाहिर में नज़र आ रही है PDM में, क्या इस तक़सीम के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब इस इत्तेहाद को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे? ये कोई ना कोई तक़सीम है ना कोई इत्तेहाद है, ये सिर्फ एक इशू पे इकट्ठे हैं सारे, और वो है इमरान खान का जाना। इमरान खान का जाना, इमरान खान के साथियों का नहीं या असेंबली का नहीं, इस पे इख्तलाफ है। ठीक। और ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ और मैं दोबारा उसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। जो लोग भी ये प्रोग्राम देखते हैं उनके इल्म में है कि मेरा नुक्ता नज़र जो है वो क्या रहा है। वो नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूँकि इस सिस्टम में स्टेक है, सिंध हुकूमत उनके पास है और इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके लोग बैठे हैं जो मेज़ के दोनों तरफ खेलते हैं। कई वज़रा हैं उसमें से और कई वज़रा बनने जा रहे हैं, और ज़रदारी साहब ने ही वो शॉपिंग भी की है, जिसके नतीजे में 30, 35, 17, 18, 20 लोग जो भी हैं वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी पोजीशन में है। वफाकी हुकूमत अगर गिरानी है, इमरान खान साहब की इन हाउस चेंज लाना है, या पंजाब के अंदर तब्दीली लानी है इस तरह कि बुज़दार साहब अगर हटते हैं अपनी जगह से तो उनकी जगह पर परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। यही बात आज मरीम नवाज़ साहबा ने भी गालिबन की कि जी हमें एक सजेशन आया था दरमियान में, और ये बात पहले हो चुकी है, मेरा ख्याल है हम कर चुके हैं बहुत दफ़ा। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो खामोश हैं इस वक्त, जानते वो सब कुछ है लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो देख रहे हैं कि क्या ये जो प्लानिंग है ये किस तरह से काम करती है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, यानी वफाकी हुकूमत के साथ साथ कौमी असम्बली भी तहलील हो जाए। जरदारी साहब चाहते हैं कौमी असम्बली तहलील ना हो बल्कि इन हाउस तब्दीली आए, और इन हाउस तब्दीली में वो या किसी और को या ख़ुद भी बतौर MNA वो चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो मुज़ायका नहीं है, क्योंकि अगर नंबर्स हैं, सारे नंबर गेम पूरा होता है तो क्या मुज़ायका है उसमें, बिल्कुल कि वो वज़ीर आज़म बन जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए और अपोजिशन पे जाकर बैठ जाए। PMLN को अपोजिशन लीडर फिर वो शायद नहीं रहने दें। ये भी हो सकता है कि फिर वो इमरान खान साहब जो हैं वो, ये सारे फार्मूले ज़ेर बहस हैं इस वक्त। तो इख्तलाफ बुनियादी इख्तलाफ क्या है? बुनियादी इख्तलाफ ये है कि क्या इमरान खान साहब के साथ कौमी असम्बली को भी भेजा जाए। जरदारी साहब कहते हैं नहीं, इमरान खान को भेजा जाए, कौमी असम्बली रखी जाए। क्यों? इसलिए कि कौमी असम्बली गई तो फिर सिंध असम्बली भी साथ जाएगी, और सिंध असम्बली जो है वो जरदारी साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सिंध असम्बली जाए। और पंजाब असम्बली अगर जाती है, जो कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पंजाब असम्बली जाए, और आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि अगला वजीर आला मुस्लिम लीग नून से होगा, चंद रोज पहले उन्होंने कहा था। और उसी वक्त ही बात चल रही थी कि अगला वजीर आला जो है वो जरदारी साहब जो थे हैं वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को बना दिया जाए। परवेज़ इलाही साहब जो है वो PTI का भी बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ है, और मुस्लिम लीग नून उनका ख्याल था कुछ अर्से पहले तक चौधरी साहब का कि शायद उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। ठीक। पंजाब में दो ही बड़े सियासी जो हैं वो आप समझेंगे जमातें हैं या ग्रुप्स हैं, एक नवाज शरीफ साहब का है और एक परवेज़ इलाही साहब का, शुजा साहब का है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती पंजाब में, एज सच इतनी मजबूत पोजीशन नहीं है, ऑल्दो कि उनके कदावर रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, कायरा साहब हो गए या चौधरी मंजूर साहब हो गए या यूसुफ रजा गिलानी साहब हो गए, ठीक है, लेकिन एज सच वो एग्जिस्ट नहीं करती मजबूत पार्टी के तौर पर। तो ये फड्डा चल रहा है कि मतलब पोस्ट इमरान खान डिस्कशन के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। ठीक, जरदारी साहब को ये इमरान खान साहब भी की मौजूदगी भी सूट करती है, मतलब इतना इमरान खान साहब जरदारी साहब के लिए मसला नहीं है। वो तो बिलावल साहब ने कहा ना सिलेक्टेड और पीडीएम बनी और ये सारा, जरदारी साहब के जो है ना वो सिद्ध हुकूमत उनके पास है। और मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बड़ा मुनासिब लफ्ज़ भी है, जरदारी साहब इस वक्त डिफेक्टो वज़ीर आज़म के तौर पे भी काम कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो वज़रा वज़ीर ख़जाना, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी आगे ये ऑर्डिनेंस बिल की सूरत में आएंगे तो इनको पास हम करवा देंगे, ठीक है। उधर जो पीडीएम है, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब वो पीपल्स पार्टी को निकालने, पीडीएम से निकालने के दर पे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से सबका राब्ता है, अगर कोई कहे कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है तो राब्ता सबका है, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज का भी है। इमरान खान साहब को पता देर से चला है, ठीक है, इमरान खान साहब को पता देर से चला है कि ये सलामत अली और करामत अली कौन थे जो मौलाना साहब का धरना है। लेकिन अक्सर वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जो भी बात करें वो मुझसे पूछ के बात करते हैं, जो भी होता है मुझसे पूछ के हुआ होता है। बस ठीक है। अच्छा जी, तो आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। अच्छा जी, अब बात ये सारी कि इमरान खान साहब जो पिछला अगर आप देखें कि दिसंबर का जो महीना है, दिसंबर और जनवरी, इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्ट किया। इंटरव्यूज़ अगर आप उनके सारे इंटरव्यूज़ देखें तो इंटरव्यूज़ में वो एक बात कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो और मैं किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठें एक जगह पे और बैठ के मईशत के ऊपर बाकी मामलों पे बात करें। इमरान खान साहब समझते हैं कि ये एनआरओ है, इनके साथ बैठना, मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि अब देखें, अगर आप इस वक्त देखें ना तो सारी ही जमातें मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा हुकूमत रियासती निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी, क्योंकि बलदियाती अब जरा तादाद तो देखें, 56 से 58 हज़ार लोग बहाल हो गए हैं पंजाब के अंदर। इसको ये जो बात हो रही है ना, जो मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इससे पहले आप सोचें कि चंद लोग होंगे वो ज़ाती हैसियत में साबिक मेयर्स, अब उनके पास रियासती फंड्स हैं, बहाल होने के बाद उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास वसाइल हैं। यानी अब मरीम नवाज साहबा जो हैं, अगर फर्ज करें उन्होंने कोई इजलास करना है तो सैफुल खोखर साहब के घर की जगह वो कहेंगे मैं मेयर लाहौर के घर कर रही हूँ, या तो मुझे बताएं, एक पोजीशनिंग डिफरेंट हो गई ना। और ये जो बहाल होना है, ये बुज़दार साहब के लिए और चौधरी साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पंजाब में लोकल बॉडीज बहाल हो गई, क्योंकि लोकल बॉडीज तो नीचे ग्राउंड पे तो लोकल बॉडीज ही है ना, गली मोहल्ला थड़ा, ये तो लोकल बॉडीज हैं, तो वो आ गई नून की। अच्छा जी, तो अब नून भी अब सुकून के साथ नून बैठ गई आराम से कि भाई आप चलाएं ऊपर, एमपी ये बैठे, एमएलए बैठे, काम तो नीचे हमने कहा ना, ब्यूरोक्रेसी पहले उनकी है, और कहां तक है, वजीर आजम हाउस तक। तो इमरान खान साहब अब कैसे आने वाले दिनों में नबरत आजमा होते हैं। और ये जो कल मैंने सुना, रजा बाकर साहब माशाल्लाह स्टेट बैंक के तो खुद मुख्तार हो गए हैं, तो वो मतलब बिल्कुल ही वो ऐसा लगा। अच्छा, उनसे सवाल भी होते हैं ना, इस तरह के बड़ा सवाल उनसे होते हैं कि रजा बाकर साहब आप इतने खूबसूरत क्यों हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों खूबसूरत हूँ, आप इतने नेक कैसे हैं उधर। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ मैं इसलिए नेक हूँ, मैं ये। तो इस तरह के वो गोल मोल किस्म के सवाल और गोल मोल किस्म के जवाब उन्होंने दिए। तो मैं तो सोचता रहा कि यार कोई बात इसमें कोई निकलेगी, कुछ नहीं निकली सिवाय इसके कि बस वो एक IMF है और एक वो इधर भी हैं, वो इधर भी हैं, और अल्लाह खैर सल्ला। बिलावल साहब बोले इसके खिलाफ। बोलने में क्या है, छोड़ देना कि बिलावल साहब गरीबों के लिए कुछ जुलूस निकालने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। और ये हफीशिया कौन है? अच्छा, हफीशिया को भी आउट कर दिया इन्होंने। ये जो रजा बाकर साहब माशाल्लाह हैं, तो हफीशिया भी उस बोर्ड में नहीं बैठेंगे।
रजा बाकर साहब बता दिया करेंगे ए हफीज शेख मैंने ये फैसला किया है। देखें वो भी IMF है, वो भी IMF है, तो ये कोई झगड़ा फसाद नहीं, सब एक ही उसमें। अच्छा, तो बात ये सारी कि अब वो साथी वो टैक्स की छूट और बिजली की कीमत बढ़ेगी और ये होगा और वो होगा, तो पूछने वाला कोई नहीं है। IMF की शराइतें और अल्लाह खैर सल्ला, मतलब सारी दुनिया को IMF रिलीफ दे रही है, पाकिस्तान ने पता नहीं क्या उसी में फेटअप है, उसी में निचकारी भी कर रहे हैं। निचकारी भी आ गई है, PIA की फलां दिमाग खाना, ये करो, स्टील मिल करो, ये करो, वो भी सारा इसी में घुस गया है। अच्छा जी, और वो नेशनल सिक्योरिटी का है मामला कि उसको दिखा नहीं सकते हम कि क्या तय हो रहा है, IMF क्या हो रहा है, पता नहीं क्या गिरवी रख दी है, क्या हुआ है। वो इमरान खान साहब जो है वो मतलब ये कुछ अजीब सा ही मामला है। मतलब रजा बाकर से अब इमरान खान भी कुछ नहीं पूछ सकते। ये कुछ अजीब ही ऑर्डिनेंस आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। और अब हमारे आरिफ अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, कर देते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि माइंड किरदारदारी नहीं कर सकती किसी तरह से इसको कानूनी तौर पर लेके नहीं पता है। इसको कौमी असेंबली में लाएंगे तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, वो यही तो चल रहा है मामला, हुकूमत को सपोर्ट करके बिल को करवा देगी या नहीं करवाएगी। आज बिलावल साहब ने जो बात की वो खिलाफ की है, देखते हैं कि क्या करती है पीपल्स पार्टी, देखते हैं। अच्छा, लेकिन ये फटा ये है, ठीक है, असेंबली रहे या असेंबली जाए। नवाज शरीफ कहते हैं असेंबली भी जाए, असेंबलियां भी जाए सारी। जरदारी साहब चाहते हैं कि असेंबली और सिस्टम चले और इसीलिए इस्तीफे नहीं दिए। वज़ीर आज़म साहब खुदाफिज हो जाए, उनके वजीर भी ये चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब के बेशुमार वजीर भी यही चाहते हैं कि वो खुद भी तो कैंडिडेट हैं वजारत उज़्मा के। तो जरदारी साहब से कई लोग तो कह रहे हैं कि सर आप ना बने, सर आप तो देखिए सदर बन चुके हैं, पहले हमें मौका दें सर। जरदारी हैं वो वजीर इमरान खान साहब की, टीम इमरान खान साहब की है। अच्छा जी, तो अब तो ये ज़रा सूरत हाल आते हैं, ज़रा घूम के कोविड के ऊपर मैं आपको बताऊं कि कोविड की जो थर्ड वेव है ये सिर्फ इसमें एक जो बात, एक तो ये कि फैल रही है, लोग एहतियात करें, सब कुछ करें, लेकिन एक जो बड़ी अजब सी बात है वो ये है कि गुजरे 24 घंटों में सिर्फ इस्लामाबाद में 1 से 10 साल के बच्चों के केसेस 49 से 92 हो गए। बच्चों में ये तेजी से फैल रहा है जी। और 10.7% पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये है 10% पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर 100 लोग टेस्ट करवा रहे हैं जाके तो 10 पॉजिटिव निकल रहे हैं। मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे 18% हो गई है पॉजिटिविटी, यानी 100 लोग टेस्ट करवा रहे हैं और 18 पॉजिटिव है। एक शादी का फंक्शन हुआ, ये बात मैं बताता चलूँ, शादी का फंक्शन हुआ पंजाब में और उसमें कुल मेहंदी और इधर की मेहंदी और उधर की मेहंदी और शादी और वलीमा और सारी जो घर के ख़ानदान के लोग ही आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कुल मिलू के 200, यानी उसमें खाना सर्व करने वाले भी और ख़ानदान वाले भी और सारा करके 200 लोगों का उन्होंने अपनी तरफ से वो बंद करके जो एहतियात वगैरह की। 200 में से 192 कोविड पॉजिटिव है। सही, ठीक है, 200 में से 192 को कोविड है। अच्छा, और इसमें 21 से 30 साल के 193 पॉजिटिव हैं इस्लामाबाद में इस वक्त। 21 से 30 साल नौजवान 193 केसेस हैं जो पॉजिटिव हैं, और 31 से 45 साल के जो हैं वो 145 लोग, यानी ज़्यादा उम्र ही, ये मैं कम उम्र के लोग आपको बता रहा हूँ ना। मैंने आपको बताया ना कि 1 से 10 साल के बच्चे जो हैं वो 92 हैं, 92 पॉजिटिव इस्लामाबाद में। और बच्चों का फिर आपको पता है कि खुदा न खास्ता उनकी वेंटिलेटर और उनका ICU और उनका सारा सिस्टम ये, और कुल जो डेथ्स हुई हैं 67 डेथ्स हुई हैं 24 घंटों में, तो 48 उसमें से पंजाब में हुई हैं। तो इसलिए अब इसकी एहतियात करनी है, और एहतियात करनी है मतलब करवानी है लोगों को पकड़ के। वो जो वसीम अकरम साहब ने आज कहा है ना, वसीम अकरम प्लस ने नहीं, असल अच्छे वाले वसीम अकरम, वैसे तो ये भी अच्छे हैं मगर ये ज़्यादा ही अच्छे हैं पंजाब में, लेकिन वो जो असल वाले हमारे हीरो हैं तो वो उन्होंने तो कहा है कि सख्ती करो और पकड़ के जो है ना मतलब इनको लोगों को सख्ती के साथ इस पे पाबंदी करवाओ। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें
पाकिस्तान में जो कुछ होगा और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो इर्द गिर्द के वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे। हैरत तो नहीं हुई, उम्मीद थी इस बात की, लेकिन थोड़ा सा बात ये कि हम कैलकुलेशंस खुदा जाने किस तरह से करते हैं अपनी, और हमें कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो शायद हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे पड़ोसी वज़ीर आज़म, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं जी, और बांग्लादेश के दौरे के मौके पे वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं और वहाँ पे कल हड़ताल की अपील है। कल पूरे बांग्लादेश में हड़ताल की अपील है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में भी देख रहा था तो उसमें वहाँ पर भी मोदी टेक्स ए डिग एट पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, यहाँ से प्यार मोहब्बत के पैगाम जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में बात की है और पाकिस्तान के बारे में बात की है। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊं बात कि ये और बहुत कुछ है बहुत सारे अखबारों में, लेकिन मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा कि चूंकि हमारी तरफ से मोहब्बत की बात हुई तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वहाँ से जवाब क्या आया है। अच्छा, दूसरी जो बात है, अहम बात, वो ये है कि 100 बंदा म्यांमार में आज मारा गया। 100, एक इतला आ रही है 94, एक आ रही है 98 और एक आ रही है 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा लोग म्यांमार में उनकी फौजी जनता ने गोलियां मार दी और वो ऑर्डर्स ये हैं कि सर पे मारो और गर्दन पे मारो। और वहाँ पर जो है वो अब दुनिया देख रही है कि म्यांमार का बनेगा क्या। वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का डे था क्योंकि 1945 में बर्मा और जापान की लड़ाई हुई थी, तो उस दिन की मुनासबत से आज तकरीब थी। इस तकरीब में अमूमन मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं, लेकिन आज सिर्फ रूस के नायब वज़ीर दिफा मौजूद। सही। एक तो ये बात हो। अब इसको खबर CNN कैसे दे रहा है, मोर देन 90 किल्ड इन म्यांमार, ठीक है, रेफरेंसेस मौजूद हैं। गार्डियन कह रहा है स्कोर्स रिपोर्टेड किल्ड एज डे ऑफ शेम फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा जी, ये सारा वहाँ पे रोना रप्पा पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो, अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर खबर दी, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ये खबर दे रहा है कि 4 die in clashes set off by India's मोदी विजिटिंग बांग्लादेश। अब ये वर्ल्ड मीडिया में मोदी साहब का जिक्र खैर आना शुरू हो गया है कि वहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको वॉशिंगटन पोस्ट देखें तो 4 die, और उसके बाद अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि मोदीज विजिट टू बांग्लादेश सेट्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। और हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिख रहा है कि फेसबुक ने कहा है कि सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड इन बांग्लादेश एमिड प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर ये सारा बंद है और ये इतवार तक बंद रहेगा जब तक वहां पे वो मौजूद रहेंगे। और इसी दौरान एक इंतहाई फजूल बयान दिया है, इंतहाई फजूल बयान, और वो बयान उनके जो वजीर तिजारत हैं, वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, वो है पीयूष गोयल। उन्होंने कहा इंडिया विल बी इन पोजीशन टू ओवरटेक चाइना इन देयर एंगेजमेंट विद बांग्लादेश। अजीब फजूल बयान। इन बांग्लादेश में मोदी हैं तो कह रहे हैं कि जी हम अगले 2-3 सालों में हम जो है वो चाइना की पोजीशन ले लेंगे। अच्छा, ये बयान को देने की तुक है? नहीं है, तो दे दिया बयान। तो एक तो वहां पर म्यांमार और बांग्लादेश में हो रहा है फड्डा और फसादात हो रहे हैं। अच्छा, इंडिया जो है, भारत जो है, ऐसा हुआ नहीं है कभी कि भारतीय वजीर आजम बांग्लादेश जाएं और बांग्लादेश के अंदर वहां पर उनके खिलाफ मुजाहरे होने शुरू हो जाएं। और वहां पर मुजाहरों की 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये जो उनका दोहरी शहरियत का बिल है, और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी इंडिया में एक बड़ा अहम इलेक्शन हो रहा है और वो हो रहा है मगरबी बंगाल में। मगरबी बंगाल एक बड़ी रियासत है और वहाँ पे जो उनकी जो वजीर आला हैं ममता बनर्जी, ये 2011 से हैं और वहाँ 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी रही, उसको हटा के फिर वो मगरबी बंगाल में, मतलब देखिए ना, ये इस खत्ते का नक्शा भी कुछ अजीब सा ही है। जब यहाँ से अंग्रेज़ गया तो अपने पीछे कश्मीर भी 2, एक मकबूजा और एक आज़ाद, बंगाल भी 2
एक मगरबी बंगाल और एक जो मशरकी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश बन गया। अच्छा जी, बलूचिस्तान भी आप देखें तो एक ईरान में, एक इधर है, पंजाब भी एक इंडिया में, एक इधर है। मतलब एक कुछ अजीब ही, इधर ड्यूरेंट लाइन का मसला था, वो चले कुछ हल हुआ, लेकिन कुछ अजीब व गरीब सा ही नक्शा यहाँ पे है। बहरहाल वो मगरबी बंगाल जो है वहाँ पे ममता बनर्जी साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको दीदी कहते हैं लोग बड़ी इज्जत से। अब वो एनडीटीवी कह रहा है कि ममता बनर्जी, क्योंकि मोदी साहब वहाँ गए तो उन मंदिरों में जाके आज उन्होंने हाजिरी दी जो कि वहाँ पर बांग्लादेश में ममता बनर्जी का जो वोट, यानी उनकी जो कम्युनिटी है, हाँ एग्जैक्टली। देखिए ना, दो मगरबी बंगाल में कलकत्ता और यहाँ पर ढाका, ये एक ही बंगाल को अगर आप लें, बंगाल एक जो था तकसीम हो गया बाद में, तो एक तरफ कलकत्ता शहर और एक तरफ जो है वो ढाका। तो वो एनडीटीवी में कह रही है योर वीजा शुड बी कैंसल्ड, तुम्हारा वीजा कैंसिल हो जाना चाहिए। मोदी के बांग्लादेश ट्रिप में वो कह रही है कैंसिल इसलिए हो जाना चाहिए कि तुमने जो है वो वहां पर वोटर्स का तुम्हें वहां जाके कोई जरूरत ही नहीं है कि तुम अपनी इंतखाबी मुहिम चलाओ। और इसी तरह से फिर वो दूसरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो कह रही हैं, इंडिया टुडे और बाकी अखबार कह रहे हैं कि जी वो वहाँ पर उन्होंने कोड्स तोड़ दिए सारे और इनको जाना नहीं चाहिए। असल जो बात है वो ये है कि बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल गया। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर अब वो, मतलब इंडिया क्या था ना, हमने आज़ादी दिला दी, फलाना दिला दी, अब लोगों के अंदर बांग्लादेश आगे जा रहा है, तरक्की ज़्यादा कर रहा है इंडिया से, पाकिस्तान से भी ज़्यादा कर रहा है। लेकिन इंडिया से भी तो इंडिया के और चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी। वो तो है ना कि बगल बच्चा बना के रखो बांग्लादेश को, जो नेपाल को बना के रखो छोटा सा, भूटान को बना के रखो, वो पॉलिसी इंडिया की गई। तो इंडिया, लेकिन इसके साथ ही इंडिया एक और जगह से गायब हो गया। जो इंडिया का गायब होना भारत का बहुत, एक तो अफगानिस्तान से गायब हुआ, वॉश हो गया, एक और जगह से वॉश हो गया, और वो जगह है ईरान। जी, ईरान से इसलिए वॉश हो गया है कि वहां पर 25 साल के लिए चाइना ने मुआहदा अपना साइन किया है। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दौरा कर रहे हैं ईरान का। जी, तो ईरान का जो दौरा उन्होंने किया है, तो ईरान के दौरे में 25 साल की, हमारे पास कोई अगर उसका है, हाँ ये तस्नीम न्यूज़ ही दिखा देते हैं ना, ईरान चाइना टू इंक 25 years कॉपरेशन डील। और अरब न्यूज़ भी कह रहा है ईरान चाइना टू साइन 25 year कॉपरेशन पैक्ट, तेहरान की तरफ से आ गया। अब ये क्या पैक्ट है? इसमें 3 बातें लिखी हुई हैं, अगर आप इसकी प्रेस रिलीज देखें। पॉलिटिकल कॉपरेशन, सियासी, माशी, तिजारती, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन पॉलिटिकल कॉपरेशन, 25 साल तक पॉलिटिकल कॉपरेशन। अब जो पॉलिटिकल कॉपरेशन चाइना के साथ होगी, तो चाइना का तो फट है इंडिया से, तो कहां गया वो चाबार शाबार, सारा तहलील हो गया। लेकिन उसके साथ ही एक और वाकया पेश आया है जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। चले, ईरान के साथ तो मुझे समझ में कुछ, मैं इसको देख रहा था, मैंने कहा चाइना आ गया है, तो चाइना के आने के बाद इतनी इन्वेस्टमेंट जो थी, इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजी थी ना कि मतलब यहाँ से चाबहार होगी, चाबहार से इन्वेस्टमेंट हुई, चाइना के बैठ गया ना कि इंडिया का। अच्छा, ईरान और चाइना में कॉमन चीज है कि दोनों पे अमेरिकी सैंक्शंस हैं। तो दोनों ने कहा कि जहन्नुम में डालो सबको, ये हम एग्रीमेंट करके और यहाँ से हम निकलते हैं आगे, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इंडिया एक और जगह, इंडिया की तलखी बढ़ गई है और बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अनएक्सपेक्टेड बढ़ गई है। अच्छा, और वो बढ़ गई है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया के साथ तलखी बढ़ने का मतलब यह है कि तमाम तर अरब ममालिक के साथ भी बढ़ गई, क्योंकि अरब ममालिक की प्रायोरिटी वो ट्रंप के जाने के बाद चेंज हो गई, सारा वो सारा साइड पे चला गया। और उसके बाद जनाब रॉयटर्स ये रिपोर्ट दे रहा है कि इंडिया कॉल सऊदी एडवाइज ऑन टैपिंग स्टोर्ड ऑयल अनडिप्लोमेटिक। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो ऑयल है, अच्छा तेल उनका इंडिया को आ रहा था, इंडिया को अमेरिकन कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब से तेल ना खरीदो, बल्कि अमेरिका से तेल खरीदो। ठीक है, तो ओपेक मुल्कों ने सऊदी अरब समेत अपनी तेल की कीमतें ऊपर नीचे की और यहां का ये कह दिया कि वो हमारा जो अप्रैल का तेल है वो वापस कर दो, अगर तुम्हें हमारे
जो है ना मुआहिदा बरकरार मुआहिदा पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर इंडिया ने जवाब दिया है, सऊदी एडवाइज ऑन टैपिंग स्टोर्ड ऑयल अनडिप्लोमेटिक, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। अच्छा, और उनका वो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके टाइम्स ऑफ इंडिया में कह रहे हैं सऊदी रिस्पॉन्स ऑन इंडियाज ऑयल रिजर्व्स अनडिप्लोमेटिक। अच्छा जी, तो ये एक तलखी बढ़ रही है, और मतलब है कि ये उनके जो वजीर हैं वो, क्योंकि बात ये है कि इंडिया का क्या, देखिए ना, सवाल इसके कि वहाँ काम करने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, इंडिया के जाते हैं, उनको जॉब्स हैं, करते हैं अपने, मेरे स्ट्रेटेजिकली इंडिया फिट नहीं हो रहा मिडल ईस्ट की फ्यूचर में, ना टर्की में हो रहा है, ना अरब ममालिक के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, और ईरान यहाँ पर ईरान के तो भाई भी हो गया, चाइना बैठ गया आके, और अब जो है कहां से आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहां से आए ये आए, सऊदी अरब गए, कल हमने बात कर ली थी, सऊदी अरेबिया से गए वो टर्की, और टर्की के बाद वो आ गए ईरान। लेकिन टर्की में क्या हुआ, टर्की में ब्लूमबर्ग क्या खबर दे रहा है, चाइनीज बैंक्स आर सेट टू बैक टर्की डील डिस्टर्प्टेड बाय पेंडेमिक। यानी टर्की में पहली दफा चाइना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये ब्लूमबर्ग की खबर है कि चाइना टर्की में भी इन्वेस्टमेंट करके आ गया है, ठीक है, ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर ली है, और साथ ही दावत दे दी है इस्राइल और फलस्तीनियों को, और सऊदी अरेबिया। अब देखिए, ईरान अगर पास आ गया, अगर ईरान में इन्वेस्टमेंट हो गई और ईरान, तो फिर मुझे बताएं कि सऊदी अरेबिया के बहुत सारे मसाइल अरब ममालिक, यमन वॉर तो गई ना, यमन वॉर तो खत्म हो जाएगी ना, यमन वॉर तो खत्म हो, कौन करवाएगा, चाइना, क्योंकि चाइना ईरान के, और इंडिया आउट, और साथ ही अब वो जाएंगे यूएई और फिर बहरीन, ओमान वापस। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक। साथ ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं ये कंप्लीट कर दूं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर उधर से ब्लिंकन नेटो का दौरा खत्म करके निकले, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर यूरोप पहुंच गए। ठीक, खित्ते की मामलात पर बात करें। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 40 ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया बाइडेन साहब ने, पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा जरा थोड़ा सा वजाहत फरमाए कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं, क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म साहब बहुत एक्टिव हैं मौसमियात में, बिलियन ट्री सारा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत पर डॉक्टर साहब से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर आप बात कर रहे थे, लेकिन सियासत पे आपसे एक सवाल कर लूँ, फिर आप खित्ते के मामलात पर जाइएगा। स्कैंडल्स पर वज़रा की बरतरफी क्या काफ़ी है डॉक्टर साहब, एहतसाब इतना ही होना था? देखिए, इमरान खान साहब की जो टीम है उसमें वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं आने वाले दिनों में। शायद हमारे दोस्त फैसल जावेद साहब आ जाएं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब आ जाएं, जो नए सेनेटर बने हैं, कुछ और शख्सियात आ जाएं। लेकिन जिन जिन लोगों ने लूट मार करनी थी वो शुरू के दिनों में कर ली और वो गायब हो गए, और उनका जवाब देने के लिए भी नए वज़ीर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़ाहिर पुराने साथी हैं, तो वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको भी एडजस्ट करें। अब एहतसाब नहीं होगा, कंसिडर्ड ओपिनियन होता है। ये जुमला कहना बड़ा सख्त है कि आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब के दौर में एहतसाब नहीं होगा, और खान साहब का पूरा नारा ही ये हो कि एहतसाब करने में, और मैं कहूँ कि एहतसाब होगा नहीं, और जब होगा तो मुझे बताएं ये हो रहा है। बड़ी एक होता है ना आमना, एक खान साहब के सामने इस तरह की बात आदमी करे तो बड़ी अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ एहतसाब नहीं होगा, और नहीं हुआ। इस्लाहात नहीं होंगी, ना पुलिस में होगी, ना ब्यूरोक्रेसी में होगी, ना कस्टम्स में होगी, ना FIA में, नहीं हुई। ये बात 1.5-2 साल से मैं कह रहा हूँ। ऑपरेशन जबरदस्त हो रहा है, वो जारी है, और उसके नतीजे में अगर किसी का ये ख्याल है, ये मैं अपनी राय दे देता हूँ, लेकिन ज़रा जोर डाल के मैं ये, क्योंकि जबरदस्त शुरू हो चुका है ना, तो जबरदस्त का तो ठेका है ना मेरे पास। जब एहतसाब होगा तो उस वक्त हम बटन कह देंगे, बटन दब जाएगा एहतसाब का भी, क्योंकि दबेगा आगे जाके, अभी नहीं दबेगा। इसमें मिलना किसी को कुछ नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है, देखिए ये भी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, गलत हो सकता है, मगर बहरहाल ओपिनियन तो है ना, कि इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल है।
इनमें से हर एक को पता है कि ब्लैक होल है, वो क्या है उस पर दाव लग रहा है। जल्दी इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि सड़कों की पावर उनके पास है, और पे बल्दियाती जब से बहाल हो गए हैं बल्दियाती अदारे, तो पंजाब में स्वीप करेंगे। देखिए ना, एक बड़ी रियासत की, देखिए ना, ऊपर से तहलील हो गई, असेंबलियां तहलील हो गई ना, अगर फर्ज करें इलेक्शन में जाते हैं तो पावर ग्रासरूट लेवल लेकिन बल्दियाती अदारे तो नहीं तहलील होते हैं ना, तो नीचे तो रहेंगी वो बल्दियाती अदारे उनके, तो पंजाब तो, और वो जाहिर है कि इस वक्त मरीम नवाज साहिबा का जो बयान है या बयानिया है वो मकबूल है, बिल्कुल है। और वो मकबूल इसलिए नहीं है कि लोग जो है वो उनको पाकिस्तान के किसी अदारे के साथ कोई इशू है, लोगों के जहनों में ये बिठा दिया गया है कि ये आदमी जो है ये चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का है, और ये देखो चोर निकला आगे जाकर, और इसकी वजह से महंगाई हो गई, और ये वजीर था और ये मुशीर था, ये सारा। और खान साहब किसी और अंदाज में गालिबन कहते होंगे कि अदारे के पेज में है, लेकिन नीचे जो लोग बैठे आके उन्होंने, तो लोगों ने कहा कि अच्छा ये तो जो इस्टेब्लिशमेंट निकला, अजीब व गरीब माहौल बन गया पाकिस्तान। लेकिन अच्छा, जरदारी साहब का ये है पीपल्स पार्टी का कि सिंध हुकूमत बची रहे और साथ ही वफाक पूरा करे अपना टाइम, यानी असेंबली पूरी करे। इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब को हटा दें, वो या रहे भी इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये सारी कि वो मतलब किंग मेकर तो हो गए ना। किंग मेकर से मतलब ये कि 30-35 उनके पास आ गए, दूसरे लोग हैं, इधर हैं। अच्छा, इमरान खान साहब खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं चीज़ें कि मेरे 17-18 लोग बकौल शेख रशीद साहब के, वो खून के घूंट तो पी गए ना, कि सामने से निकल के चले गए लोग उनके, और सलाम कर रहे हैं और उनके मिजाज पुरसी के भेज। अब इमरान खान साहब एक कहते हैं ना फाइनल एक हथौड़ा तो इमरान खान ने मारना है ना अभी निकल के, ये अल्लाह ताला खैर करे, उनकी तबीयत वगैरह ठीक हो जाए। अब वो कैसे मुकाबला करते हैं वो देखना है, क्योंकि वो प्रॉपर सियासत, अभी तक तो वो गैर सियासी, चूंकि उनको यकीन, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है। अब वो बैठ के आराम सुकून से सोच भी रहे होंगे, गौर भी कर रहे होंगे कि कैसे इनसे लड़ना है और क्या आगे क्या होना है, ये इनमें से किसी को नहीं पता। तो इसलिए फार्मूले चला रहे हैं सारे, कोई कह रहे हैं इन हाउस कर देते हैं, कोई ये कर देते हैं, कोई वो कर देते हैं, फलां कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मर्जी कहते रहें, यहां तक पहुंच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अलग अलग है। एक चाहता है कि असेंबली रहे, एक चाहता है असेंबली डिसॉल्व हो, दोनों पार्टियों में से। एक चाहते हैं कि सिंध हुकूमत हमारी रहे, दूसरे कहते हैं कि पूरा सेटअप जाए और जल्दी इलेक्शन कॉल हो जाए, देर ना हो। मुस्लिम लीग नून चाहती जल्दी हो, क्योंकि उनका जो एक बना हुआ है, मौलाना साहब भी यही चाह रहे हैं। मौलाना साहब की तो जाहिर है उनका भी कुछ टेक नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो जाए, यानी 2-3 महीने में बस इसी में आपड़ धापड़, रमजान, महंगाई, चीजें IMF स्वीप कर जाए, उनकी बल्दियाती इलाके में। जरदारी साहब के साथ इशू दूसरा है, सिंध हुकूमत की जरदारी साहब को नहीं पता फिर क्या होना है, फिर एक अजीब सा है ना इशू। अच्छा, ये निकल भी गए बहुत सारे इनके रहनुमा, नैब केसेस आगे पीछे, ये वो सारा, उधर जरा हल्का हाथ रहा। तो अब देखना यह है कि इसमें अब आगे सियासत कैसे बढ़ती आगे, लेकिन एम्स यहां से, और आमने टकराव इनका ऐसे होना है, यानी पीपल्स पार्टी ही समझती है कि हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, पंजाब में हमारी जो कमी बेशी थी वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हमारा अलायंस बनता है, तो यहाँ पर वो अलायंस बनेगा। जमात इस्लामी, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ जाए। जमात इस्लामी का कल जलसा हो रहा है वैसे, इंटरेस्टिंगली इस कोविड बिलावल साहब से भी मुलाकात नहीं, इस कोविड, हाँ, तो वो, लेकिन जमात इस्लामी मेरा नहीं ख्याल कि उनको देखते हैं बाहर, अभी तो कौन सा इलेक्शन आ रहा है क्या, अभी तो ये दरमियान में चल रही है ना बातें, आगे क्या होना है अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन जरदारी साहब का ये कि सिस्टम को मैं बचाऊं, किसी तरह से सिस्टम ये बच्चा रहे, क्योंकि सिस्टम अगर चला गया, कौमी असेंबली चली गई तो सिंध असेंबली भी जाएगी। अच्छा, तो वो वहां पर भी इन हाउस चेंज और पंजाब में भी इन हाउस चेंज। और परवेज इलाही साहब जाहिर है कि एक उनके साथ उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी हुकूमत को सपोर्ट किया नहीं, और वो भी चाहते हैं, वो भी चाहेंगे ना कि असेंबली तो चले, अपनी मुद्दत पूरी करे। और अगर कोई तब्दीली आनी है बुज़दार साहब की जगह, तो परवेज इलाही साहब एक फिट उसके लिए कैंडिडेट हैं और बड़े पावरफुल है और उनकी ग्रिप है पूरी। अच्छा, अब यहां तक जाके ये फड्डा यहां जाके अभी रुक गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि अब आगे ये क्या होता है, ठीक है। वो उनको कह रहे हैं सिलेक्टिव, उनको कह रहे हैं सिलेक्टिव, वो, लेकिन अब चूंकि हो गया, अब मतलब जो नून है वो चाहती है कि पीपल्स पार्टी
इमरान खान साहब के साथ नथी हो जाए। अच्छा, इमरान खान नहीं चाहते, ये इमरान खान साहब के लिए उनकी वज़रा एक ऐसी जगह लेकर आ गए हैं, उनकी टीम ऐसी जगह लेकर आ गई है, चाहे उनकी मीडिया टीम हो सारी के, वो जी जरदारी साहब तो बड़े ज़हीन है, जरदारी साहब तो बड़े ज़बरदस्त, और सारा फोकस चूँकि ये इमरान खान नहीं चाहते, लेकिन लेबलिंग ऐसी हो गई है कि वो पीपल्स पार्टी आपको लगती है कि वो उनके जितने तर्जुमान है वो राजकुमारी जी, फलां जी, ये जी, वो जो वो 90% उधर, 2-3% वो फ्रेंडली सा एक माहौल। अच्छा, लेकिन जरदारी साहब चूंकि किंग मेकर हैं इस वक्त, वो अगर फर्ज करें वो कहते ना इस्तीफे देने हैं तो लॉन्ग मार्च इस्तीफे ये सिस्टम किया था पूरा, उन्होंने बचाया है। अब वो बचाने का सिला भी तो उनको कुछ आगे से, तो सिला उनका ये कि पंजाब आगे पीछे दाएं बाएं सब। इमरान खान साहब इसको, ये उनका जो क्या कहना चाहिए, पीटीआई का जो बुनियादी फलसफा है, ये पूरी थ्योरी उसके खिलाफ है, ये थ्योरी उसके साथ। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी पाकिस्तान की पार्टी ऐसी है जो अपनी थ्योरी पे चल रही है, अपने नजरियात पे चल रही है, वरना बहुत सारे लोग तो होते ही ना। इमरान खान अभी तक 17 लोगों को उठा के फेंक चुके होते हैं अंदर, लेकिन वो जाहिर है कि वो फिर किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं कि मैं किस वक्त इनको सॉर्ट आउट करूं सिस्टम के हाथों। नहीं, देखिए ना, उन्होंने मसला ये है कि वो अब अजब मसला है ना कि उनको, आप सोचिए ना, एक शख्स को, वो भी रवायती सियासतदान नहीं, इमरान खान जैसा आदमी हो, उसको पता हो कि यार मेरे 17 लोग तो ये लिस्टें हैं और बाकी 30-35 मुझे शेख रशीद ने आके बता दिया कि 30-35 और भी हो सकते हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब को तो इशू नहीं है, शेख रशीद सियासतदान है, वो इत्तेहादी हैं, वो पीटीआई में नहीं है, वो तो इत्तेहादी हैं। एक पार्ट वो खुद बड़ा एंजॉय करते हैं ना बातों के, मेरी एक ही सीट है और एक मेरी वजारत है, एक सीट पे एक वजारत, मजबूत वजारत, और क्या चाहिए शेख साहब? तो शेख साहब तो चाहेंगे ये चले सिस्टम, ये चले, ये मतलब चाहे जरदारी साहब हो चाहे कुछ भी हो, ये चले ना पार्लियामेंट, वजारत दाखिला के मजे अपने होते हैं। तो बात यह है कि वो लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो कहते हैं कि इसको असेंबली को भेजना है हमने, और अच्छा है कि पीपल्स पार्टी को लेबल कर दो, ये जो सिलेक्टेड बना दी है ना, एक सिलेक्टेड की दूसरा सिलेक्टेड, हाँ, ये मरियम नवाज साहिबा की, आप समझ लें कि ये इलेक्शंस की उनकी स्ट्रेटेजी है। उनको पता है कि अगले इलेक्शन में, अच्छा वो इस तरह से ले रहे हैं कि अगले इलेक्शन में हमारा मुकाबला इमरान खान से होना है, चूंकि तो पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ जोड़ के, ठीक है ना, तो उनको ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक। बिलावल कह रहे हैं कि सिलेक्टेड तो ये है, इनका खानदान सिलेक्टेड है, ठीक है, मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन जी, डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है और सख्त बयानात भी हुकूमती वज़रा की जानिब से दिए जा रहे हैं। क्या वाकई में हुकूमत चाहती है कि पीडीएम के साथ मुज़ाकरात हो? हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे पीडीएम के साथ। गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब तक जब से तनाव शुरू हुआ है, ताइवान से खबरें आ रही हैं कि चाइना के सबसे ज़्यादा जंगी तैयारे जो बॉम्बर्स हैं लेटेस्ट, वो ताइवान की हदूद में दाखिल हुए हैं। ठीक, गार्डियन ये रिपोर्ट कर रहा है, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना मजीद एक्सरसाइजेस करने जा रहा है पीर के रोज से उस जगह पर जो जगह फिलिपीन के साथ है, मनीला। ठीक है, और इसी को फाइनेंशियल टाइम्स, फिर ये हंगामी सूरत हाल है पूरी दुनिया में, हम नॉर्मल हालात में नहीं है इस वक्त। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस फियर्स, अमेरिका को खतरा पैदा हो गया है कि चाइना इज फ्लर्टिंग विद सीजिंग कंट्रोल ऑफ ताइवान, किसी भी वक्त चाइना ताइवान पर कब्जा कर सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। अच्छा, एक तो ये इशू बड़ा, दूसरा वो जो जहाज है वो फंसा हुआ है अभी तक, वो एवरग्रीन वालों का, वो सुइस कैनाल के अंदर, और वो जहाज फंसा हुआ है, और वो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, जो कल भी हमने बात की थी, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि ऑयल टैंकर जो हैं वो डाइवर्ट होके वो अफ्रीका से घूमते हुए जा रहे हैं ऊपर। वो नक्शा अगर पता नहीं है या नहीं, वो पूरा उनको चक्कर काटना पड़ रहा है वास्को डे गामा के दौर का, वो लंबा चौड़ा चक्कर काटते। अच्छा, अब जनाब मसला ये है, ये तो चलें ठीक हो गया कि ऑयल टैंकर्स डाइवर्ट अफ्रीका से करके, और लेकिन साथ ही कुछ और लोगों की चांदी हो गई अचानक, और वो चांदी किसकी हुई है? वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, कौन आ गए? पायरेट्स। अच्छा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। ठीक है,
और पायरेसी, वो उन्होंने कहा अच्छा ये जहाज गुजरे, यहाँ से जहाज गुजरेंगे, वो सारे के सारे वो चाड और सोमालिया और इधर उधर सारे, क्योंकि वहां से जहाज नहीं गुजरते थे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब, ये वॉशिंगटन पोस्ट खबर दे रहा है कि पायरेसी फियर्स माउंट शिप वहां से वो लंबा, क्योंकि खींचते हुए जहाज वो जा रहे हैं वहां से खींचते हुए, तो जनाब वो ये कह रहे हैं कि पायरेट्स वहां पे जनाब एक्टिव हो गए हैं, असला वसला गने वने लेके कश्तियों वश्तियों में बैठ के। और डॉक्टर साहब, इस डिले की वजह से भी तो पेट्रोल की नहीं, पेट्रोल की क्राइसिस इसकी वजह से पैदा हो रहा है। और ये 156 थे, ये 248 हो गए हैं जहाज जो लाइनों में लगे हुए हैं। अब वो लाइनें खुलेंगी, लाइनों में निकले कतारों में, और वो कल तक ये बंद रहा। अब वो कह रहे हैं कि हवाएं चलेंगी। वॉशिंगटन पोस्ट खबर दे रहे हैं कि होप्स फॉर ब्लॉक सीज कैनाल हिंज ऑन राइजिंग टाइड पोटेंशियली फ्रीइंग शिप, एक हवा चलेगी, टाइड होगी, उसके नतीजे में ही जहाज फंसा हुआ जो है सुएज कैनाल खुलेगी और जहाज निकलेंगे। लेकिन लंबी कतार लग गई है, लंबी कतार जहाजों की लगी हुई है। और जनाब यूरोप मुतासर हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना से और इधर से ताइवान से यूरोप की तरफ ही जा रहा था ना यहाँ से, और तो कोई रास्ता नहीं है, ऊपर से अटलांटिक से आए, कहाँ से या नीचे से अफ्रीका से होते हुए जाए, वहाँ पायरेट जाग गए सारे। तो और वो पायरेट जो है वो कोशिश करें कि जहाज और फंसा रहे, जहाज और दिन फंसा रहे, 2-4 जहाज जो है बड़े वो लूट लें और ये अलगमाल वगैरह बना लें, तो अजब खेल हो रहा है शुरू। लेकिन वहाँ पर ताइवान से जो खबरें आ रही हैं, जो यहाँ से खबरें आ रही हैं मिडल ईस्ट में क्या इवेंट्स किस तरह डेवलप होते हैं, पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से बाकायदा एहतजाज हुआ है कुछ देर पहले कि बाइडेन इंतजामिया ने माहौलियात के ऊपर जो समिट तलब की है उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।